साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबाली और वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा एक और पोस्टर अब चर्चा में आया है। इस पोस्टर में सपा मुखिया अखिलेश यादव को 2024 का जननायक और 2027 का महानायक बताया गया है। इससे पहले जो पोस्टर चर्चा में आए थे उसमें अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। सपा दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो के साथ में लिखा है 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। इस पोस्टर को झांसी में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगवाया है। इससे पहले अखिलेश यादव के लिए एक और पोस्टर लगाया गया था जो कि चर्चा में आ गया था। इस पोस्टर में सपा मुखिया को 27 का सत्ताधीश बताया गया था। इसे संत कबीर नगर के सपा नेता जयराम पांडे ने लगवाया है। वो जिले के मेहंदावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस पोस्टर में लिखा गया 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। जयराम पांडे के इस पोस्टर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। इसके अलावा जिन पोस्टरों की चर्चा हुई उनमें सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का पलटवार किया गया, जो 2 दिन पहले ही सपा कार्यालय के बाहर महाराजगंज के पार्टी नेता अमित चौबे ने पोस्टर लगाया था जिसमें लिखा था मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीएस जोड़ेगी और जीतेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी सभाओं में हिंदू समुदाय को एकजुट करने की बात करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर उन्होंने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार पोस्टर वार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। बसपा की बात करें, सपा की बात करें या बात करें हम भाजपा की, सारी ही पार्टियों की ओर से पोस्टर वार लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में जारी है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर लगातार पोस्टर बदले जाते हैं और अलग अलग पोस्टर चर्चा का विषय बन जाते हैं। खास तौर पे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगाए जाते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जिसमें पहला जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा है न बटेंगे न कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। ये सभी पोस्टर वही पोस्टर है जो कि चर्चा का विषय रहे हैं और काफी वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर। दूसरे पोस्टर में आप देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे ये पोस्टर लगाया गया था, जिसमें अखिलेश की बड़ी फोटो को इसमें दर्शाया गया था। इसके साथ ही पीडीएस जोड़ेगी और जीतेगी, वही दूसरी ओर 2024 का जननायक और 2027 का महानायक। अब ये नया पोस्टर अब चर्चा का विषय बन चुका है। तो चारों ही पोस्टर में आपने देखा कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद पोस्टर का दौर जैसे जारी हो गया है। अलग अलग पोस्टर्स लगाकर चर्चा में आ गए हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव की पार्टी जिस तरह से ये अलग अलग पोस्टर अखिलेश यादव के फोटो के साथ में लगा रही है, काफी चर्चा का विषय बन जाते हैं, जिस पर अलग अलग तरह का कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए जिस तरह से पोस्टर का दौर जारी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, फिर से एक नया पोस्टर 2024 का जननायक, 2027 का महानायक, ये पोस्टर किसने लगवा दिया है अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी के बटेंगे कटेंगे वाले बयान के बाद लगातार समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो इस नारे के विरोध में, इस बयान के विरोध में लगातार सपा कार्यालय पर जो पोस्टर्स हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम पोस्टर्स लगा जाए क्योंकि सपा कार्यालय पर कि ना बटेंगे न कटेंगे, पीडीएस संग रहेंगे, पीडीएस जुड़ेगा, पीडीएस जीतेगा, मठाधीश बांटेंगे, मठाधीश काटेंगे, इस तरह के तमाम जो पोस्टर्स हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगाए जा रहे हैं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा। और सीधे तौर पर इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का पलटवार किया जा रहा है जो उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था कि अगर बटेंगे
तो फिर कटेंगे, ये वाला जो सीएम का बयान था उसको लेके ये पलटवार लगातार सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। और लगातार देखिए नए नए पोस्टर्स जो है वो चर्चा में है। कभी मठाधीश को लेके सीएम योगी को पलटवार किया जा रहा है, इस तरह का पोस्टर लगाया जाता है। कभी लिखा जाता है कि पीडीए जुड़ेगा और पीडीए जीतेगा। इस तरह के देखिए तमाम पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद के समर्थकों ने भी संजय निषाद के लिए पोस्टर लगाए। 27 तक केवल हार उन्हें बताया गया और एक पोस्टर और लगाया गया जिसमें संजय निषाद को 27 का सहारा बताया गया है। तो इस तरह के देखिए तमाम पोस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में लगातार लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव होना, उससे पहले पोस्टर्स राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से फैलती हुई जा रही है। पोस्टर राजनीति के जरिए जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है दोनों एक दूसरे पे हमलावर है। और लगातार देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा कार्यालय के पास लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लगातार इन पोस्टरों की काफी चर्चा जो है वो भी देखी जा रही है। जी देखिए अभिनव, इससे पहले एक पोस्टर और लगाया गया था अखिलेश यादव का जिस पर लिखा था 27 का सत्ताधीश। ये पोस्टर भी काफी चर्चा का विषय बना था। लेकिन देखिए अगर हम बात करें, पोस्टर का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से पोस्टर पहले भी लगे हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से ये बयान दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे, सनातन धर्म को एक होने की जरूरत है, कुछ इस तरह के जब बयान सीएम की ओर से आए हैं, उसके बाद से पोस्टर का दौर जैसे और तेजी के साथ में जारी हो गया है। हर दिन नए नए पोस्टर लग रहे हैं। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? बिल्कुल देखिए सीएम के बटेंगे कटेंगे वाले बयान को लगातार समाजवादी पार्टी जो है उस पर हमलावर है और इसीलिए पोस्टर्स लगा के उनको उस बयान का जवाब देने की कोशिश की जा रही। कभी अखिलेश यादव को 27 से सत्ताधीश बताया जाता है, कभी बताया जाता है कि 24 के जननायक, 27 के महानायक, और कभी बताया जाता है कि मठाधीश बांटेंगे मठाधीश काटेंगे, लेकिन पीडीए समाज जो है वो पीडीए समाज जुड़ेगा और पीडीए समाज जीतेगा। इस तरह के तमाम पोस्टर लगा के लगातार पीडीए की राजनीति को जोड़ देने में समाजवादी पार्टी जुटी है। और मुख्यमंत्री के उस बयान की भी कह सकते हैं निंदा या पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है, जो सीएम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था। और उस बयान से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उस बयान को अपने पक्ष में बुलाना चाहती है। उस बयान को गलत साबित करके वो उस बयान को पीडीए समाज के खिलाफ साबित करके अपने पक्ष में वोटों में इसको बुलाना चाहती है। और इसीलिए देखिए तमाम इस तरह की राजनीति जो है वो लगातार पार्टियां कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जब से नारा दिया था, इसके पीछे की अगर हम बड़ी वजह जानना चाहें कि ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि अपने देश में जो सनातन धर्म है क्या उसको खतरा है, क्या एकजुट लोगों को खासकर क्यों होने को कहा गया इस बयान के जरिए? और क्योंकि देखिए मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो काफी इस पर विरोध कर रहे हैं कि ये बयान आखिर देने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी। बिल्कुल देखिए सीएम योगी ने ये बयान अगर आप गौर करें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहा था। और उस समय जो बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वहां की तत्कालीन स्थिति को लेके ये बयान सामने आया था। सीएम योगी ने कहा कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा होने न पाए, अगर बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ से ये बयान निकला था। लेकिन इसको लगातार देखिए कह सकते हैं पार्टी ने भी इसको ध्रुवीकरण के रूप में यूज किया और कई लोगों ने सीएम के इस नारे का समर्थन कर दिया। पार्टी भी सीएम के इस नारे के साथ, सीएम के इस बयान के साथ स्टैंड ली, पार्टी भी इसी के साथ खड़ी है। और देखिए पूरी जो कह सकते हैं पार्टी लाइन है वो इसी बयान को लेके चल रही है और उनका ऐसा मानना है कि इस बयान से उनको फायदा हो सकता है। इसीलिए देखिए इस बयान पे लगातार पार्टी कायम है और विपक्ष जो है वो इस बयान को नफरती बयान बता रहा है। इसीलिए देखिए वो लगातार हमलावर है। अब उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले उपचुनाव में ये तय करेगी कि ये बयान राजनीतिक था, ये बयान सही था या फिर ये बयान नफरती वाला था। वो अपने वोटों में इसका जवाब जरूर देगी। जी अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर सभी अपडेट्स के लिए। आज नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। इस दिन वर्ती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन में चावल, दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि को नहाय खाए होता है। ये पर्व संतान की प्राप्ति और उनकी समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस पर्व में भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा का विधान है। लोक आस्था का महापर्व छठ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर
सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना होती है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना करते हैं। वही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य देव और सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। व्रती खरना पूजा के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश वही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, छठ पूजा पर्व एक ऐसा पर्व जिसको बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। शुरुआत हो चुकी है इसकी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल जगह जिस तरीके से छठ पूजा अब आ गई है और 7 और 8 तारीख को छठ पूजा मनाई जाएगी। वही आपको बता दें कि आज से नहाए खाए की पूजा जो है, छठ पूजा की शुरुआत होती है नहाए खाए से। और उसके अलावा 7 तारीख को डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है और उसके बाद 8 तारीख को उगते हुए सूरज का अर्घ दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि छठ पूजा की जो महत्व है, कहीं देखा जाए तो एक पूर्वांचल से लेकर बिहार में ज्यादा इसका महत्व देखा जाता है, देखने के लिए मिलता है। लेकिन खास करके अगर बात की जाए, अब लखनऊ में भी इसका बहुत ही खासा महत्व देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे भी लोग बहुत जोर शोर से अब मना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज से ही इस पूजा का आरंभ हो जाएगा, क्योंकि आज नहाए खाए से शुरुआत होकर 7 से 8 तारीख तक इस पूजा का समापन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार से लेकर लखनऊ में भी, और आपको बता दें कि बिहार और पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश के लोग जहाँ जहाँ भी है, चाहे दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, जहाँ भी है, तो इस छठ पूजा का महत्व वहाँ भी देखने के लिए मिलता है। जी राजेश, अच्छा देखिए, बात करें इसको लेकर के कितना उत्साह लोगों में दिखता है और किस किस जगह पर ज्यादा भीड़ें देखी जाती हैं इस पर्व पर? देखिए, जब अगर बात करें उत्साह की, तो जिस तरीके से हम लोग दीपावली त्योहार मनाते हैं, उसी तरीके से अगर पूर्वांचल की बात की जाए या बिहार की बात की जाए, तो बिहार या बंगाल की बात की जाए, तो वहां पर भी इस छठ पूजा का महत्व बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। खास करके आपको बता दें कि छठ पूजा को लेकर पूरे भारत में जितनी भी रेल प्रशासन भी है, रेल प्रशासन भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। अभी आपको देखने के लिए मिला होगा कि छठ पूजा को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक ट्रेनें भी, स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, स्पेशल बसें चलाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, इसी से साफ साफ पता चलता है कि छठ पूजा का महत्व कितना है, लोग कितने जोर शोर से छठ पूजा को मनाते हैं। उसी को लेकर लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, जो भी बाहर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में भी छठ पूजा का महत्व बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। आज से ही नहाए खाए से इस पूजा का आरंभ हो रहा है और 7 तारीख को डूबते हुए सूरज का अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद 8 तारीख को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद उसका समापन होगा। जी देखिए, हम बात करें अगर मंदिरों की, तो राजेश, मंदिरों में इस वक्त क्या कुछ खास पूजा चलती है? कैसे क्या मंदिरों में भी लोग जाते हैं इस पर्व के अवसर पर? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ पूजा की अगर बात करें, तो छठ पूजा जो है मंदिरों में बहुत कम की जाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग छठ पूजा का एक स्थान चुना जाता है जहाँ पर छठ पूजा के लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं। और उसके साथ साथ में चाहे नदी हो या तालाब हो, जो भी मतलब उनके नजदीक होता है, वहाँ पर नहाना, इसके बाद उसके साथ साथ में नहाने के साथ में वहाँ पे अर्घ देने का काम किया जाता है। जी बिल्कुल राजेश, धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। प्रदेश में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से ही हो सकेगी। यूपी कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में बड़ा फैसला ये ले लिया है। इतना ही नहीं, अब यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। कैबिनेट ने यूपी के डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मोहर लगा दी है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी डीजीपी का चयन करेगी।
कमेटी में मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नामित एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित व्यक्ति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह और एक रिटायर्ड डीजीपी होंगे। सेवावधि, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव की सीमा के आधार पर डीजीपी का चयन होगा। डीजीपी वही बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। एक बार चुने जाने के बाद डीजीपी को 2 साल तक कार्यकाल मिलेगा। और बता दें आपको कि योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी, यानी सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तक तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाया जा सकेगा। इसके लिए यूपी सरकार ने नियमावली भी बनाई है, जिसे सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति गठित करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत 4 राज्यों में कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति को अवमानना का मामला मानते हुए राज्य सरकारों को नोटिस दिए। 14 नवंबर को इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। बता दें, योगी सरकार के इस फैसले पर अखिलेश यादव ने वहीं तंज भी कसते नजर आए हैं। उन्होंने लिखा है कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। और दिल्ली बनाम लखनऊ, इस तरह की कुछ बातें अखिलेश सीएम योगी आदित्यनाथ के डीजीपी वाला जो निर्देश जारी हुआ इस पर कहते नजर आए हैं। आपको बता दें, यूपी में डीजीपी की नियुक्ति के नियम बदले गए हैं और अब सरकार अब खुद करेगी ये नियुक्ति। अखिलेश यादव ने वहीं इस पर तंज कसा है। योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार अब खुद ही डीजीपी की नियुक्ति करेगी, यानी सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना होगा। डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तय किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाया जाएगा। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, जो यूपी सरकार में अब ये नया एक फैसला लिया गया है, योगी सरकार ने ये फैसला लिया गया है कि डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अब खुद ही यहाँ पर चयन होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस खबर को? बिल्कुल, ये जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने क्रिटिकल फैसला लिया है, बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से डीजीपी की नियुक्ति की जाती थी, कहीं कहीं देखा जाए तो अब उस नियुक्ति में फेरबदल कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अब डीजीपी की नियुक्ति जो होगी वो अगर देखा जाए तो वो रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें लोक सेवा आयोग के एक सदस्य भी शामिल होंगे। उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जिस तरीके से अब उनकी नियुक्ति होगी तो उसमें नामित किया जाएगा कि कौन किसको डीजीपी बनाया जाए। दूसरी चीज कि उसमें ध्यान ये देना होगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल का कार्यकाल होगा डीजीपी का। और उसके साथ साथ में एक चीज और है कि जिसका कार्यकाल 6 महीने बचा होगा उसी को डीजीपी बनाया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर एक कैबिनेट में जो मुहर लगी है, इस पे विपक्ष के अखिलेश यादव ने, सपा सुप्रीमो ने बिल्कुल इस पर सवाल उठाया है कि कहीं न कहीं ये सरकार जो डीजीपी का फैसला, डीजीपी बदलने का फैसला लिया है, डीजीपी को नियुक्ति करने का फैसला लिया है, कहीं न कहीं ये दिल्ली से कमान तो नहीं संभाली जाएगी। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव इस पर राजनीति करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने, देखिए, ये भी, अब अखिलेश यादव की आपने बात की है तो आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि ये सरकार खुद 2 साल रहेगी या नहीं ये भरोसा नहीं है, लेकिन डीजीपी का कार्यकाल 2 साल बना रहे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये तंज है या फिर इसके जो सपोर्ट में कुछ लोग और भी हैं? देखिए, जब अगर अखिलेश यादव ने जो बोला है, जो अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये सरकार खुद ही 2 साल रहेगी कि नहीं रहेगी,
बहरहाल देखिए, ये राजनीति की बात है कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि 2 साल सरकार रहेगी तभी तो डीजीपी के लिए इस तरीके की नियुक्ति लाएगी। बिल्कुल बात सही है कि अगर जब सरकार रहेगी तभी ये फैसला होगा, और नहीं अगर सरकार अगर नहीं रहती है तो मुझे लगता है कि ये फैसला भी टल जाएगा, ये फैसला भी हटाया जाएगा। क्योंकि अगर दूसरी सरकार आती है तो अपने तरीके से नियुक्ति करेगी। जिस तरीके से डीजीपी की कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास हुआ कि डीजीपी की नियुक्ति अब रिटायर्ड जज की द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें अगर देखा जाए तो गृह सचिव भी शामिल होंगे, उसमें जो लोक सेवा आयोग के सदस्य भी शामिल होंगे, तो उनके द्वारा डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। और उनका कार्यकाल जो होगा, जिस अधिकारी का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने बचा होगा, उन्हीं को इससे नियुक्त किया जाएगा और सिर्फ 2 साल की नियुक्ति की जाएगी। जी, जिस तरह से आपने बताया कि देखिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये होगा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इस फैसले में कुछ फेरबदल हो आने वाले वक्त में, क्या लगता है? देखिए, विपक्ष सवाल उठाता रहता है लगातार। विपक्ष के सवाल उठाने से सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है। लेकिन फिलहाल कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है, कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए आया है कि विपक्ष अगर मजबूत है, विपक्ष अगर दमदारी से सवाल उठाता है तो सरकार को नतमस्तक होना पड़ता है, अपने फैसले में बदलाव करना पड़ता है। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है, तो अभी देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने फैसले में फेरबदल करती है या नहीं करती है, अभी तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। दिवाली के पर्व के बाद अचानक मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और ठंड का एहसास अब होने लगा है। इस समय रात और सुबह के समय ठीक ठाक ठंड अब होने लगी है। साथ ही तापमान में मौसम ठंड जैसा महसूस होने लगा है। वहीं प्रदेश में ठंड शुरू होने के साथ ही अब कोहरा और धुंध का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता जा रहा है। कई जिलों में मंगलवार को सुबह विजिबिलिटी इतनी कम थी कि वाहनों को अपने गंतव्य से पहुंचने के लिए लाइट जलानी पड़ी। कोहरे के आने के साथ ही यूपी में सर्दी आने में भी अब चंद दिन बाकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने आज पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया है। और हर शहर प्राइम रिपोर्टर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच